फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? देखो इसमें से आपको कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस मिल सकते हैं जो मैंने ऑलरेडी बता रखा है, तो उसमें आप लोगों को प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है। आपको जो मैंने पढ़ा रखा है ऑलरेडी, आप पहले से ही गेस करो कि ये हमारा सही है। इससे आपका एक टेस्ट भी हो जाएगा कि यार हमने इतने क्वेश्चंस का सही आंसर दिया है, ठीक है। क्योंकि अब तो बोर्ड एग्जाम नजदीक है, तो हम तो पूरे बुक का ही इंपॉर्टेंट बताएंगे। तो हो सकता है मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, तो डोंट वरी, आपको सारा ही पढ़ना है, रिवीजन आपका हो जाएगा, लास्ट तक देख करिए। देखो फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ है? आई होप आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, बट आप पहले चेक कर लो कि आप सही आंसर दे पाते हो या नहीं। पढ़ने से कुछ नहीं होता जब तक उसको आप सही से रिवाइज और याद नहीं करोगे। ऑप्शन नंबर का है 1788 का है, 1789 का है, 1790 का है, 1787। तो अब आप लोग एक बार आप चेक कर लो कि आपको पता है कि नहीं पता है कि फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था। ये चैप्टर नंबर 1 का ही है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो फ्रांसीसी क्रांति का जो प्रारंभ हुआ था या फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था, तो वो हमारा हुआ था 1789 ईस्वी में। कब हुआ था? 1789 ईस्वी में। तो पहले नंबर का हमारा खा वाला ऑप्शन सही है। दूसरा क्वेश्चन देखो, जो हमारी राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? अभी हमारे पहले ही चैप्टर्स के क्वेश्चन चलेंगे, मतलब पहले ही चैप्टर के आपके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मिलेगा। तो राष्ट्रवाद का मतलब होता है जिसमें हमारा राष्ट्र का शुरुआत हुई। तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? जर्मनी से, इटली से, फ्रांस से, इंग्लैंड से। तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ जो हुआ था वो फ्रांस से हुआ था, ठीक है, फ्रांस से हुआ था और आप लोगों को पता भी चल गया होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 सारा क्वेश्चन तैयार करो अच्छे से। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी या किसका है? तो जर्मनी के एकीकरण में मेन जो है किरदार वो किसका है? मेन हीरो जो है उसमें कौन है? ऑटो वन बिस्मार्क है या विलियम प्रथम, हिटलर या फिर मैसनी? आपको पता होगा अगर आपने जर्मनी का एकीकरण पढ़ा होगा। मैंने ऑलरेडी जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण सारे को पढ़ा रखा है। तो ऑटो वन बिस्मार्क जो है वो है जर्मनी के एकीकरण का जनक थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेपोलियन का संबंध या फिर नेपोलियन का पराजय कब हुआ? सॉरी, नेपोलियन का जो पराजय है वो कब हुआ? ऑप्शन नंबर का है 14 में, 1815 में, 1816 में, 1817 में। देखो ऑप्शंस आपके बहुत ही अच्छे हैं, बट आपको सही बताना है कि नेपोलियन का पराजय कब हुआ, क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि इसमें जो भी क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको पहले से पता है, आपने पहले से पढ़ रखा है, बहुत अच्छी बात है, बट जितना मैं बता रहा हूँ वो पढ़ते चलो, ठीक है। ज्यादा अपने आपको ओवर कॉन्फिडेंस में मत लो, क्योंकि अभी आपकी जितने भी पढ़ाई हुई है ना, अभी पता चल जाएगा इसमें बहुत सारे हार्ड भी क्वेश्चन है। अभी तो मैं आपको इजी दिखा रहा हूँ, तो आप बहुत ज्यादा लग रहा होगा कि हमें सब कुछ आता है, मुझे कोई पीछे नहीं कर पाएगा। अभी लास्ट तक देखते जाओ, आप कितने पानी में हो पता चल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, 1789 में फ्रांस से किस प्रकार राज्य था? जो 1789 में फ्रांस था वो किस प्रकार का राज्य था? असीमित राजतंत्र था, सीमित राजतंत्र था, प्रजातंत्र था या गणतंत्र था? पता है? तो ये जो होगा वो होगा सीमित राजतंत्र था। कैसा था? सीमित राजतंत्र, ठीक है। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया? महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया? 1919 ईस्वी में, 1920 में, 1922 में, 1923 में। तो महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो है वो कब आरंभ किया था बच्चों? 1920 ईस्वी में, ठीक है। 1920 में महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को आरंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाओ कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? जो हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो कब चलाया गया? 1920 में, 1927 में, 1930 में, 1935 में। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? वो चलाया गया था 1930 ईस्वी में। कब चलाया गया था? 1930 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, अभी तो सबको पता होगा, जो जो बता रहे हैं सभी फटाफट बता रहे होंगे कि ये सही है वो सही है, बिल्कुल सही आप लोग बता रहे हो। बट अभी आपके जो आगे क्वेश्चन आएंगे वो बहुत हार्ड है, ठीक है। करो या मरो का नारा किसका था? करो या मरो का नारा सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह या महात्मा गांधी? तो करो या मरो का जो नारा था वो था बच्चों महात्मा गांधी जी का, ठीक है। किसका था? महात्मा गांधी जी का। अगला क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 9 देखो कि असहयोग आंदोलन का जो मुख्य कारण था वो क्या था? एक असहयोग आंदोलन आपको पता होगा, पढ़ा भी होगा चैप्टर नंबर 2 में। तो उसका जो मुख्य रीजन था, मुख्य कारण था वो क्या था? रॉलेट एक्ट, प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत आंदोलन या फिर हमारा द्वितीय विश्व युद्ध? तो असहयोग आंदोलन का जो मेन रीजन था वो था खिलाफत आंदोलन। क्या था? खिलाफत आंदोलन। हो सकता है कहीं भी रॉलेट एक्ट भी लिखा रहता है, बट
एक चीज का कई सारे कारण होते हैं, तो हो सकता है वो बड़ा कारण हो, वो छोटा सा कारण हो, ठीक है। तो कहीं कहीं मैंने देखा है, हो सकता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझो, सारा क्वेश्चन समझ कर ही जाना है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, वरना बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन मिस करके आ जाओगे तो कहोगे सर मुझे नहीं आता था। जब पढ़ोगे तब तो आएगा। चौरी चौड़ा कांड किस वर्ष घटित हुआ? चौरी चौड़ा कांड किस वर्ष घटित हुआ था? 1920 में, 1921 में, 1922 में या 1925 में? तो चौरी चौड़ा कांड किस वर्ष घटित हुआ था? 1922 में। कब हुआ था? 1922 में। अगला क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों, हिंद स्वराज्य पुस्तक के लेखक हैं। हिंद स्वराज्य पुस्तक के सरदार पटेल, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो हिंद स्वराज्य के पुस्तक के जो राइटर हैं या लेखक हैं वो कौन है? तो वो है हमारे महात्मा गांधी जी। हिंद स्वराज्य पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी जी ने हैं। अगर मैं ये पूछूं कि हिंद स्वराज्य में शॉर्ट में आप बताओगे महात्मा गांधी ने क्या लिखा था, तो बता सकते हो। आई होप कि पता होगा, नहीं पता है तो देखो कहीं से भी आप सर्च करके बताओ, ठीक है। भारतीय कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में, 1857 में, 1904 में या 1855 में? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका हमारा राइट आंसर है 1885 में। कब हुआ था? 1885 में हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जो भैया जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो कब हुआ था? देखो ध्यान से, एक ही जैसे सारे हैं, देखो थोड़ा थोड़ा चेंज है। 8 अप्रैल 1919। हो सकता है किसी ने केवल इस भी याद किया हो कि भाई 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अब इसमें आप क्या टिक लगाओगे? चारों लगा दोगे क्या? 8 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919, 10 अप्रैल 1919 एंड 13 अप्रैल 1919, 25 अप्रैल 1919। क्या है सही? कंफ्यूजन में डाल दिया ना। मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो डायरेक्टली याद कर लिया भैया 1919 में हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। अब ये तो पता है कि भैया अमृतसर में हुआ था 1919 में, बट डेट कौन बताएगा? डेट देखो मैं आपको बता दूं कि मतलब ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था एक बहुत ही बेकार, ठीक है, मतलब हत्याकांड था। और सेकेंड ये जो है ना मतलब एक तरीके से मतलब बहुत ही ज्यादा दर्दनाक था, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखना कि 13 जो गिनती होती है ना वो मतलब शुभ नहीं होता, अशुभ होता है। तो 13 याद कर लेना, 1919 याद ही है, तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला क्वेश्चन नंबर 14, स्वराज्य। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? यह किसने कहा था? स्वराज्य जो अपना राज्य है, अपना देश है, वो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। यह किसने कहा था? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी जी ने? तो किसने कहा था? तो ये हमारे कहते भैया तिलक लगाकर बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। तो ये हमारे बाल गंगाधर तिलक हैं जिन्होंने कहा था स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो 14 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। अब हम लोग आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर और फटाफट से आप लोग तैयार करो सारे क्वेश्चन। महामंडी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? महामंडी का प्रारंभ 1919 में, 1924 में, 1929 में, 1934 में। तो भैया महामंडी का जो प्रारंभ है वो कब हुआ था? पता होगा आप लोगों को। देखो ध्यान से समझना, जो महामंडी का प्रारंभ हुआ 1929 में हुआ था। कब हुआ था? 1929 में। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? वाशिंगटन, जिनेवा, न्यूयॉर्क, ऑस्ट्रिया। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है बच्चों? तो वो न्यूयॉर्क में स्थित है। जितना क्वेश्चंस मैं आज आपको करा रहा हूँ ना, आपको इतना कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस है ना जो अगर आपने पढ़ लिया तो सोशल साइंस तो खत्म है, ठीक है, मतलब बचेगा ही नहीं कुछ। तो फिर आप इसको पढ़ो जो मैं बता रहा हूँ। देखो 17 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? जो प्रथम विश्व युद्ध है उसका प्रारंभ कब हुआ था? 1914 में, 1939 में, 1919 में, 1942 में। तो प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था बच्चों? 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1914 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आओ, देखो आप लोग धीरे धीरे पढ़ो, बहुत ज्यादा क्वेश्चन हैं। ब्रिटेन वुड्स नामक संस्था जो है निम्नलिखित में से कहां पर है? ब्रिटेन वुड्स नामक संस्थान
अफ्रीका में, अमेरिका में, यूरोप में, या इनमें से कोई नहीं। तो ब्रिटेन वुड्स नामक जो संस्थान है वो है बच्चों अमेरिका में। कहाँ है? अमेरिका में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख हमारा बिल्कुल सही है कि ब्रिटेन वुड्स नामक संस्थान जो है वो अमेरिका में है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे IMF कहते हैं, ठीक है, आई से इंटरनेशनल, एम से मनी और एफ से मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? 1940 में, 1942 में, 1945 में, 1944 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1944 में हुआ था अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना, 1944 में। ठीक है, तो 19 नंबर का हमारा क्वेश्चन हो चुका है। अब हम लोग आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, और 20 नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखना क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि औद्योगिकीकरण या औद्योगिक क्रांति, ठीक है, किस देश से प्रारंभ हुआ? जो औद्योगिक क्रांति है उसका प्रारंभ किस देश से हुआ या किस देश से प्रारंभ हुआ? अमेरिका से, रूस से, इंग्लैंड से या चीन से? तो औद्योगिक क्रांति का जो प्रारंभ है वो किस देश से हुआ था? किस देश से? इटली से या फिर किसी और से? तो औद्योगिक क्रांति का जो प्रारंभ है वो इंग्लैंड से हुआ था। इटली तो ऑप्शन ही नहीं है, कहाँ सपने में खोए हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन 21 नंबर, मुंबई या फिर मुंबई की पहली कपड़ा मिल स्थापना हुई? जो मुंबई है उसकी पहली कपड़ा मिल स्थापना कब हुई थी? 1827 में, 1844 में, 1854 में, 1874 में। तो 1854 में हुआ था जो बम्बई की पहली कपड़ा मिल स्थापना। ठीक है, पहली कपड़ा मिल स्थापना। अब यहाँ आओ, ये है पुनर्जागरण। ठीक है, की शुरुआत किस देश से हुआ? पुनर्जागरण की शुरुआत, पहले ये चैप्टर्स थे, अब तो एक ऑब्जेक्टिव में आया है। वैसे ये जो है एक छोटा सा टॉपिक है, पहले ये चैप्टर होता था, शायद हम लोग जब पढ़ते थे तब ये चैप्टर था। ठीक है, अब तो एक टॉपिक छोटा सा बन गया है, तो कब समय बदल जाए किसी की नहीं पता। ठीक है, तो पुनर्जागरण की शुरुआत जो है वो कब हुआ था? किस देश से हुआ? रोम से, इटली से, ब्रिटेन से या ऑस्ट्रिया से? तो पुनर्जागरण की जो भैया शुरुआत है वो हुआ था इटली से। किस देश से हुआ था? इटली से। ठीक है, औद्योगिक क्रांति किस देश से हुआ? इंग्लैंड से। और पुनर्जागरण का जो है शुरुआत किस देश से हुआ? इटली से। ऐसे आप क्वेश्चंस को याद रखो वरना भूल जाओगे, मिक्स हो जाएगा और बन जाएगा क्या पता ही होगा। भारत में प्रिंटिंग प्रेस किस शताब्दी में आई? भारत में जो प्रिंटिंग प्रेस है वो किस शताब्दी में आई? 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 18वीं, 19वीं शताब्दी? तो भैया जो भारत में प्रिंटिंग प्रेस है वो हमारा 16वीं शताब्दी में आया था। कब आया था? 16वीं शताब्दी में हमारा प्रिंटिंग प्रेस आया था। चलो अगला क्वेश्चन आओ भैया, 24 नंबर क्वेश्चन कि जो पेरियार है, पेरियार रामस्वामी नायकर कौन थे? एक नाम है थोड़ा सा, जो है पेरियार रामस्वामी नायकर कौन थे? एक वैज्ञानिक थे या एक शिक्षाविद थे या एक समाज सुधारक थे या फिर एक लेखक थे? क्या थे? तो ये जो थे एक समाज सुधारक थे, जो समाज को सुधारते थे। ठीक है, जो समाज सुधारक थे। तो 24 नंबर क्वेश्चन तक समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन देखो माय डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखना, समझना कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? जो पंजाब है, पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण है उसका जो मुख्य कारण है वो क्या है? गहन खेती, वन उन्मूलन, अधिक सिंचाई, अति पशुचारण। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। बहुत ज्यादा सिंचाई के कारण यहाँ बहुत ही ज्यादा भूमि का कटाव हो रहा है, बहुत ही ज्यादा भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, तो इसलिए हम लोग कहेंगे अधिक सिंचाई। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर पशुचारण से भी तो होता है, बट एक शब्द इसमें आया हुआ है कि सबसे मेन कारण, मुख्य बताना है। भाई होता तो पशुचारण से भी है, गहन खेती से भी है, वन उन्मूलन से भी होता है, लेकिन एक राज्य दे रखा है नाम पंजाब, और पंजाब में जो मेनली होता है वो अधिक सिंचाई से होता है। अगला, कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा सबसे अच्छी है? देखो कपास के लिए मैंने बहुत बार बता रखा है, नहीं याद है आपकी गलती है। ठीक है, इसलिए मैं आपको बार बार रिवीजन करा रहा हूँ क्योंकि यही सारे क्वेश्चंस आएंगे ही और आप लोग फालतू में टेंशन लिए बैठे हो। ठीक है, देखो का से कपास और का से काली मृदा। ठीक है, का से कपास और का से काली मृदा। तो इससे आप बता सकते हो कि भैया काली मृदा, काली कपास या फिर कपास के लिए अच्छी है। काली, भाई कपास को नाम दे दो काली कपास की मृदा, काम खत्म मृदा। ठीक है, अगला 27 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा राज्य है जहां सीढ़ीदार खेती की जाती है? सीढ़ीदार, पंजाब में, हरियाणा में, उत्तराखंड में या फिर उत्तर प्रदेश में? सीढ़ीदार खेती मतलब ऐसे सीढ़ी बनाया जाता है और उस पर खेती की जाती है।
हमारे यहाँ सीढ़ियों के द्वारा चढ़ते हैं ऊपर छत पर और यहाँ सीढ़ी पर और खेती की जाती है, तो काफी मेहनत का काम है भाई। तो ये हमारा जो है एक उत्तराखंड, नाम ही काफी है ना उत्तराखंड का। ठीक है, अगला देखो यहाँ 28, क्योंकि ये देवभूमि है ना उत्तराखंड। अगला, भूमि एक संसाधन है। भूमि एक कैसा संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन, सौर ऊर्जा या मानव निर्मित या कोई नहीं। तो भूमि भैया सभी को पता है प्रकृति की देन है, तो प्राकृतिक संसाधन होगा ना, कि कुछ और होगा? कुछ और नहीं होगा, प्राकृतिक ही होगा। ठीक है, अगला चिपको आंदोलन। नाम देखो, चिपको आंदोलन संबंधित है। अब चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? बहुत सारे बच्चों को पता होगा, बहुत सारे बच्चे को तो नहीं भी पता होगा। ठीक है, तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? मृदा संरक्षण, वन संरक्षण, जल संरक्षण, वायु संरक्षण। जिनको नहीं पता है वो कुछ और ही सोच रहे होंगे, बट जो चिपको आंदोलन है वो वन संरक्षण से संबंधित है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हुआ था कि पेड़ों को, एक बहुत बड़ा जंगल था जिसको काटने के लिए लोग सोच रहे थे कि मतलब जो काटने वाले होते हैं ना, पेड़ को काटने वाले, वो सोच रहे थे क्योंकि उससे उन्हें प्रॉफिट मिलता। तो लोग उस पेड़ों से चिपक गए और कहे पहले हमें काटो फिर इन पेड़ को काटो, क्योंकि पेड़ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए। आपके पर्यावरण को शुद्ध बनाती हैं, शुद्ध ऑक्सीजन भी आपको मिलता है, छाया मिलता है, आप बाढ़ से बचाती है, मतलब हर एक तरह से भैया पेड़ ही लाभदायक है। ठीक है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? असम में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। तो सुंदरवन जो राष्ट्रीय पार्क है वो हमारा पश्चिम बंगाल में स्थित है। किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, तो 30 नंबर क्वेश्चन तक आपको 30 में से कितना क्वेश्चन आता था? ठीक है, जितने को 30 में 30 आता है वही है अच्छे, क्योंकि अभी तो शुरुआत के चैप्टर्स हैं, अभी आपको नहीं आएगा। 3 से 4 5 चैप्टर, 8 6 7 चैप्टर भी हुए होंगे, 7 8 चैप्टर। ठीक है, तो अभी तो सबको आता होगा ना, क्योंकि अभी तो आसान है। 30 में से भाई 28 तो आता ही होगा, 25 से ऊपर ही आता होगा। अब आगे आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन से देखो कि लिखा है सलाल बांध किस नदी पर बना है? जो हमारा सलाल बांध है वो किस नदी पर बना है? ठीक है, सभी को पता है कि नहीं पता है? आई होप पता भी होगा, क्योंकि ये मानचित्र से भी रिलेटेड है। तो एक तीर से 2 निशाना करोगे, महानदी चिनाब या सतलुज या कृष्णा। तो जो हमारा सलाल बांध है 31 नंबर क्वेश्चन, वो हमारा है किस नदी पर है बच्चों? वो है चिनाब नदी। कहाँ है? चिनाब नदी पर जो है सलाल बांध बना हुआ है। अगला क्वेश्चन 32, भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाएगी? भारत की जो पहली नदी घाटी परियोजना है वो किस नदी पर बनाएगी? दामोदर नदी, नर्मदा नदी, कोसी या फिर चिनाब? तो भारत की जो पहली नदी घाटी परियोजना है वो दामोदर नदी पर बनाई गई थी। कहाँ बनाई गई थी? दामोदर नदी पर भारत की पहली नदी घाटी परियोजना बनाई गई थी। ठीक है, तो 32 नंबर क्वेश्चन का हमारा का वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रबी की फसल है? कौन सी है जो एक रबी की फसल है? देखो 3 फसलें होती हैं, एक रबी की फसल, एक खरीफ की फसल और एक जायद की फसल। अब जिनको पता है रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल, तीनों के बारे में एग्जाम्पल्स भी पते हैं, तो 2-3 नंबर क्लियर है। मतलब 1-2-2-3 नंबर तो क्लियर ही है, क्योंकि भाई ऑब्जेक्टिव में 1-2 क्वेश्चन आएंगे, 2-3 क्वेश्चन और भी छोटे मोटे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो पता कर लो। ठीक है, अभी भी समय है। चावल, मोटे अनाज, चना या काला चना या कपास? तो इसमें जो है चना या काला चना है, तो ये तो आपको चलो 1 नंबर मिल गया। इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? ये तो सभी को पता है, किसमें फलियां लगती हैं? तिल में फली लगता है? नहीं। ज्वार तिल में, जब तिल में लगता है तो ज्वार तिल में कहाँ लगेंगे? ठीक है, मोटे अनाज में नहीं। दाल जो होती है, दाल जहाँ दाल की खेती की जाती है, देखना कि उसमें जो होती है फली लगती है। फली का मतलब फूल, फूल का मतलब होता है कि जिसमें फलियां होती हैं, फूल के द्वारा जो है फल मिलता है। अगला क्वेश्चन 35 नंबर, करतन दहन झूम कृषि किस राज्य में है? करतन दहन झूम कृषि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, मिजोरम। तो ये जो है मिजोरम में है। कहाँ? मिजोरम में। देखो नाम थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कठिन, करतन दहन। तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, मिजोरम में भी आपको नाम मिजोरम ही हार्ड लग रहा होगा, तो बस लगा दो। थोड़ा सा अलग टाइप का आपका है, आसान है। निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है? कौन सी एक रेशेदार फसल है? जूट है, कॉफी है, जौ है, रबर है? तो इसमें तो सभी को पता है कि रेशेदार फसल कौन सा है। जूट है, रेशेदार है, क्योंकि इसमें रेशे होती हैं जूट में, और फिर उससे बहुत सारी चीजें, बोरा वगैरह बनाया जाता है, देखे होंगे, और बहुत सारी चीजें बनाई जाती है। तो हमारा 36 नंबर क्वेश्चन तक हो गया ना। अब हम लोग आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर,
झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? जो झारखंड में स्थित कोडरमा है वो किस खनिज का अग्रणी उत्पादक माना जाता है? बॉक्साइट, अरवरक, लौह अयस्क या तांबा? तो ये जो होता है झारखंड में स्थित कोडरमा जो है वो हमारा अरवरक का अग्रणी उत्पादक माना जाता है। किसका? अरवरक का हमारा अग्रणी उत्पादक माना जाता है। अगला 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिज का निक्षेपण संचयन होता है? तलछटी चट्टाने, अग्नेयी चट्टाने, कायंती चट्टाने, इनमें से कोई नहीं। तो ये तो है भाई तलछटी चट्टाने, ठीक है, तलछटी चट्टाने, ठीक है, नाम थोड़ा सा अलग है। अगला क्वेश्चन देखो, सारे क्वेश्चन पढ़ते जाओ। अब आपको थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा क्योंकि अभी तक बहुत सारे बच्चों को लगता होगा हमें सब पता है, सब पता है। अब देखो हार्ड आपके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? इन चारों में से कौन सा है जो ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? सौर ऊर्जा, कोयला या पवन ऊर्जा या ज्वारीय ऊर्जा? परंपरागत बताना है बच्चों। परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन सी है? तो इसमें जो कोयला है ना वो एक परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। कौन सा? कोयला, ठीक है। अगला 39 नंबर देखो, 39 नंबर। अगला क्वेश्चन, एंथेसाइड का संबंध किस खनिज से है? जो एंथेसाइड है उसका संबंध किस खनिज से है? तांबा, सोना, बॉक्साइट, कोयला? तो एंथेसाइड का संबंध किस खनिज से है? तो एंथेसाइड का संबंध भी कोयला से है, ठीक है। अगला क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, ध्यान से समझना, सारा क्वेश्चन हमें समझना है बहुत ही अच्छे से। 40 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो मुख्य उत्पादक है तांबा का? तांबा का मुख्य उत्पादक कौन सा राज्य है? हाँ तो बच्चों यहाँ देखो, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार। तो ये जो है मध्य प्रदेश जो है वो तांबा का सबसे अच्छा उत्पादक है। क्या है? तांबा का सबसे अच्छा उत्पादक है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन देखो हमारे फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? कौन सा है जो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? एल्यूमिनियम, सीमेंट, चीनी या मोटर गाड़ी? देखो आप लोगों ने देखा होगा सीमेंट, सीमेंट जो होता है वो चूना पत्थर से ही बना होता है, बहुत ज्यादा मुलायम होता है, तो उनको बहुत ज्यादा महीन या फिर बहुत ज्यादा उस पर प्रेशर दिया जाता है, ठीक है, तो सीमेंट ही है, ठीक है, सीमेंट। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग है बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? निम्न में से कौन सा उद्योग है जो बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो ऑप्शन है एल्यूमिनियम, प्रगलन, कांच, कागज या फिर सीमेंट। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या है? तो इसमें हमारा एल्यूमिनियम जो प्रगलन है ये है, बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है, ठीक है, उपयोग करता है, कुछ भी लिख सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत उद्योग है? कौन सा है जो एक आधारभूत उद्योग है? मतलब आधारभूत का मतलब कि इसके द्वारा हम कोई भी चीज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उद्योग में लोहे का उद्योग हो या फिर किसी भी चीज का, तो उसमें हमें इसका उपयोग करता है। चाय, चाय में कोई आधारभूत नहीं, गन्ना भी नहीं है, जूट भी नहीं है। जो लोहा और इस्पात है, लौह और इस्पात जो एक आधारभूत उद्योग है, इसके बिना हम कोई भी नया सामान नहीं बना सकते, क्योंकि हम लोहे से बहुत ही अच्छे अच्छे सामान बना सकते हैं, इस्पात से भी, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा है जो दो दूरस्थ स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं? लिखना है कि निम्नलिखित में से कौन से हैं जो दो दूरस्थ, ठीक है, स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं? मुंबई तथा नागपुर, सिलचर तथा पोरबंदर, नागपुर तथा सिलीगुड़ी या फिर मुंबई तथा कोलकाता? कौन सा है? तो इसका हमारा होगा सिलचर तथा पोरबंदर, खा वाला ऑप्शन सही है, सिलचर तथा पोरबंदर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा साधन है, परिवहन है जो भारत में प्रमुख साधन है? भारत का सबसे अच्छा साधन जो सबके लिए इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है? पाइपलाइन, रेल परिवहन, सड़क परिवहन या वायु परिवहन? तो सड़क परिवहन भारत में सबसे ज्यादा प्रमुख है, सड़कों के द्वारा बहुत सारे परिवहन चलते हैं और उन्हीं के द्वारा सारा काम भी होता है, ठीक है। तो हो गया हमारा 45 नंबर क्वेश्चन। सारा क्वेश्चन पढ़ोगे, आज हम ले आए हैं पूरी बुक के क्वेश्चन, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है? कॉफी, उर्वरक, तंबाकू, चाय? किस वस्तु का जो है निर्यातक वो भारत नहीं है? उर्वरक या फिर कॉफी या तंबाकू या चाय? तो उर्वरक का निर्यातक भारत नहीं है, ठीक है। सारा नोट बना लो और बहुत ही अच्छे से आप इसको समझ भी सकते हो क्योंकि बहुत आसान तरीके से बता रहे हैं। 47 नंबर क्वेश्चन,
पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? जो पश्चिम में रेलवे है, रेलवे मतलब जो रेलवे होते हैं ना, उनकी मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में, कोलकाता में, या फिर मुंबई में, अमृतसर में। तो ये सब जो है इसमें जो पश्चिमी में है वो मुंबई है, तो मुंबई में है पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय। ठीक है, अगला 48 नंबर क्वेश्चन, भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? जो भारत है, भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? संघीय राज्य का मतलब होता है कि कितने राज्य हैं। जैसे हमारा है उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, ऐसे आपके कितने राज्य हैं? बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा। 27 है, 28 है, 29 है, 30 है। तो बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि 28 है, बहुत सारे बच्चों को पता होगा 29 है, इससे पहले 27 थे, बट जो एग्जैक्ट है वो 28 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 49 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? अब इन सब में जो है कौन सा है जो एक संघीय राज्य नहीं है? संघीय राज्य का मतलब होता है कि मतलब एक राज्य नहीं है। ठीक है, जो मतलब संघीय राज्य नहीं है। जैसे देखो अभी मैं आपको बताता हूँ, तो मणिपुर तो एक राज्य है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश भी एक राज्य है, अरुणाचल प्रदेश भी एक राज्य है, दिल्ली एक संघीय राज्य नहीं है, ये एक सिटी है। क्या है? एक सिटी है। सिटी का मतलब एक शहर है, ना कि एक स्टेट है, ये एक सिटी है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो ये एक हमारा संघीय राज्य नहीं है। अगर यहाँ होता कोई और, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तो ये सब संघीय राज्य हैं, बट दिल्ली नहीं है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है, ये तो सबको पता है। भारत में सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? भारत में सबसे ज्यादा उर्दू बोली जाती है, या अंग्रेजी, या हिंदी, या पंजाबी? तो हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाती है। भारत में सबसे ज्यादा जो बोले जाने वाली भाषा है वो कौन सा है? वो है हिंदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सी संघीय राज्य का विषय नहीं है? रक्षा, कृषि, या व्यापार, या शिक्षा? तो इन चारों में से जो हमारा संघीय राज्य का विषय नहीं है तो वो एक रक्षा है। रक्षा कोई संघीय राज्य का विषय नहीं है। ठीक है, शिक्षा हमारा है, बट हमें नहीं, सॉरी, जो हमारा रक्षा है वो संघीय, जो हमारा संघीय सूची का विषय है। ठीक है, मतलब ये रक्षा संघीय सूची का विषय। देखो इसमें आपके कुछ सब्जेक्ट्स हैं संघीय सूची में, कुछ विषय हैं, तो उसमें जो रक्षा है वो हमारा है। ठीक है, नहीं हमें बताना था कि है, तो हमारा रक्षा है। ठीक है, समझ में आया? 52 नंबर क्वेश्चन देखो माय डियर स्टूडेंट, कि निम्न में से यार भारतीय संघ में से अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं? राज्य को, संघ को, काका दोनों, या संघ को प्राप्त है? तो सबको पता है संघ को ही प्राप्त है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ है नहीं बहुत ज्यादा। अगला क्वेश्चन आ जाओ माय डियर स्टूडेंट, बहुत ही ज्यादा छोटा सा क्वेश्चन है ये, कि यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था लोकसभा में, विधानसभा में, पंचायती राज संस्थाओं में, मंत्रिमंडल में। तो पंचायती राज संस्थाओं में जो है वो है महिलाओं के लिए आरक्षण की सुविधा। ठीक है, व्यवस्था। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके देखो हो ही रहे हैं। अब ऐसे अगर याद कर लोगे 20 नंबर ऑब्जेक्टिव फिक्स ही हो जाएगा, जितना बता रहे हैं। भारत में मताधिकार की आयु है 21 वर्ष, 20 वर्ष, 28 वर्ष, 25 वर्ष, ये तो सबको पता है कि भैया 18 वर्ष जो है वो मत देने का अधिकार है। अगर आप 18 वर्ष के हो तो आप मत दे सकते हो। ठीक है, बस 55 नंबर क्वेश्चन देखो, किसी देश के विकास को निर्धारित करने का आधार है। किसी भी देश का जो विकास है उसको निर्धारित किसके द्वारा किया जा सकता है? स्वास्थ्य व शिक्षा का स्तर, प्रति व्यक्ति आय, व्यक्तियों का साक्षरता, उपयुक्त में से सभी के द्वारा हम किसी देश के विकास को निर्धारित कर सकते हैं। चाहे स्वास्थ्य व शिक्षा का स्तर हो, या प्रति व्यक्ति आय हो, या व्यक्तियों की साक्षरता, सभी इंपॉर्टेंट है, एक नहीं सभी इंपॉर्टेंट है। 56 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है? ब्राजील, भारत, या फिर फ्रांस, या बांग्लादेश? कौन सा है जो कि एक हमारा विकसित देश है? विकसित का मतलब जो विकसित हो चुका है, तो वो हमारा फ्रांस है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बुक। अगला क्वेश्चन 57 नंबर, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रियाओं से उत्पादन होता है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, या सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा? तो सभी को पता है प्रा से प्राथमिक और अपरा से प्राकृतिक, तो प्राथमिक हो जाएगा। ठीक है, भारत में करेंसी नोट जारी करता है। भारत में करेंसी नोट वित्त मंत्रालय, भारतीय स्टेट बैंक, भारत सरकार, या भारतीय रिजर्व बैंक? तो भारत में जो भैया नोट जारी करता है वो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक, RBI। ठीक है, अगला क्वेश्चन
विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय न्यूयॉर्क, पेरिस, जेनेवा या ओटावा में? तो जेनेवा में स्थित है। कहाँ? जेनेवा में। देखो हमने इसमें 60 ऑब्जेक्टिव देखेंगे, ठीक है। उपयोग सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1986 में। तो देखो यहाँ तक हम लोगों ने कितने देखे एमसीक्यू। एमसीक्यू जो हमारा है वो हो गया 60, जो